इम्पोर्टेंट है कि 12-14 आपके स्टेशन होंगे ऑलमोस्ट सर्किट के अंदर, और उसमें स्किल के स्टेशंस एक या दो, इससे ज्यादा नहीं आते। दिस हैज चेंज्ड ओवर द इयर्स। पहले स्किल के स्टेशन ज्यादा होते थे और स्ट्रक्चर्ड वाइवा नहीं होता था। अब जो है वो मिनी छोटे छोटे वाइवाज हैं आपके, लाइक अगर 14 स्टेशन हैं तो 12 स्टेशन आपके मिनी वाइवाज होंगे, शॉर्ट केसेस होंगे जिस, और एक या दो कोई ड्रिल या स्किल आपको आएगी। ठीक है, सो आई वुड रिकमेंड कि आप इस वक्त स्किल और ड्रिल करने के लिए, स्पेशली जो आईएमएम के कैंडिडेट्स होते हैं ना, वो अपना बहुत सारा टाइम अपनी स्किल्स को अटेन करने के लिए, जो जो इमरजेंसीज होती हैं, ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसीज की ड्रिल्स होती हैं, वो उसमें टाइम वेस्ट करते हैं और उसके रट्टे लगा रहे होते हैं और उसकी परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, जबकि वो सिर्फ एक या दो स्टेशन आएंगे उसके। इवन एफसीपीएस और एमसीपीएस में भी जो आपके जो स्किल्स और ड्रिल्स के स्टेशन होते हैं वो मैक्सिमम दो होते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होते। सो you have to focus more on short cases and structured bypass. Okay. Then there can be stations of examination on the mannequin as well as examination on the real patient. Real patient के ऊपर obstetrics में स्पेशली एग्जामिनेशन कराया जाता है। और इसको अगर आप देखें तो मैंने नीचे लिखा हुआ है टीओस्की। टीओस्की इज बेसिकली अ लिंक्ड स्टेशन। लिंक स्टेशन इस तरह से होता है कि फर्स्ट स्टेशन में आपकी हिस्ट्री और एग्जामिनेशन हो जाती है एक ही पेशेंट पे। आप एक्चुअल पेशेंट होता है जिसके ऊपर आप हिस्ट्री एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं, और नेक्स्ट स्टेशन में जाकर उसी पेशेंट की फिर आपका इन्वेस्टिगेशन एंड वाइवा डिस्कस हो रहा होता है। ठीक है, तो ये लिंक्ड स्टेशन है कि दो स्टेशन की बेस पर एक ही सिनेरियो, एक ही पेशेंट के दो स्टेशन बना दिए जाते हैं, लिंक स्टेशन। इसको कहते हैं टीओस्की। तो टीओस्की के स्टेशन हो सकते हैं, उसके अंदर जो गायनी रिलेटेड अगर टीओस्की आए तो उसमें ज्यादातर मैनिकन पे एग्जामिनेशन होता है। आपको एक्चुअल पेशेंट के ऊपर पेल्विक या बायोमैनुअल एग्जामिनेशन नहीं कराई जाएगी। ठीक है, लेकिन ऑप्स के पेशेंट में आपको ऑब्स्टेट्रिक एग्जामिनेशन जो है वो मैनिकन, वो सॉरी, रियल पेशेंट के ऊपर, एक्चुअल पेशेंट के ऊपर ल्यूपर्स मैनूवर्स जो आपने करने होते हैं वो आपको करवाए जा सकते हैं। ठीक है, सो यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द एग्जामिनेशन एज वेल on the real patient as well as on mannequin, जो कि pelvic एग्जामिनेशन, जो बायोमिनल एग्जामिनेशन है या पैप स्मीयर है, या आपका कस्कोस्पेकुलम एग्जामिनेशन जो आपने करना है, जो भी गायनी का एग्जामिनेशन है वो आप मैनिकन पे आपको करवाया जाता है। मैनिकन मौजूद है सीपीएसपी के पास, हर हॉस्पिटल में होते हैं, हर टीचिंग हॉस्पिटल में मौजूद होते हैं। तो आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हम वीडियोज आपको करवाएंगे भी मैनिकन के साथ। बाकी आपकी काउंसलिंग के सेशंस आ सकते हैं। काउंसलिंग बेसिकली रोल प्ले वाली ही होती है। काउंसलिंग ब्रेकिंग द बैड न्यूज इसमें आती है। इसके अंदर कंसेंट टेकिंग फॉर एनी प्रोसीजर वो आ जाती है। या एनी एनी मैनेजमेंट, किसी भी केस की मैनेजमेंट जो आपने पेशेंट से डिस्कस करनी है। कॉन्ट्रासेप्शन की काउंसलिंग आ सकती है, आईयूडी की काउंसलिंग आ सकती है। उर्दू में कुछ आपको थोड़ी सी वर्डिंग्स आनी चाहिए काउंसलिंग की। कॉन्सेंट को सबको उर्दू में कन्वर्ट, कॉमन कॉमन कॉन्सेंट्स, अगर मैं आईएमए के कैंडिडेट्स की बात करूँ तो बहुत डिटेल्ड नहीं आती। जैसे ओवेरियन सिस्ट हो गया, इसकी काउंसलिंग आ गई, या कोई प्रोसीजर आप करने जा रहे हैं, सिजेरियन करने जा रहे हैं, हिस्टेक्टोमी करने जा रहे हैं, उसकी कॉन्सेंट आपने लेनी है पेशेंट से। सो दीज आर द सेशंस जो कि आपके एक्सटेंडेड प्रोग्राम के अंदर इस टाइप के सेशंस आते हैं। ठीक है, सो इंशाल्लाह 1 मंथ है हमारे पास, और उसमें हम टेंटेटिव डेट्स आपकी 11 to 12 मार्च तक आपका एक्सटेंडेड टॉक्स आईएमएम वालों का होगा। और जो एफसीपीएस वाले कैंडिडेट्स हैं उनका जो एक्सटेंडेड टॉक्स है उसकी जो टेंटेटिव डेट्स आई हैं वो 6 to 9 मार्च, मई है, सॉरी, मई। तो एफसीपीएस वालों के पास ऑलमोस्ट अभी 2.5 to 3 months हैं, जबकि आईएमएम वालों के पास सिर्फ 1 मंथ है। ठीक है, ओके, लेट्स डिस्कस की डिमॉन्स्ट्रेशन स्किल्स, जो प्रोसीजरल स्किल्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। आई एम श्योर यू ऑल आर अवेयर ऑफ दैट। ब्रीच की डिलीवरी आपसे करवाई जा सकती है, ईसीवी डमी के ऊपर करवाई जा सकती है। ठीक है, आईपीवी, ईसीवी, शोल्डर डिस्ट्रोशिया की ड्रिल ऑल्सो का जो आपका, आई होप आप सबको पता होगा व्हाट इज ऑल्सो। ठीक है, सो ऑल्सो ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसीज का बेसिकली एक कोर्स है जिसकी जो स्टैंडर्ड बुक है ऑल्सो की, वो उसके निमोनिक्स के हिसाब से और उसकी ड्रिल्स जो हैं वो सीपीएसपी ने अडॉप्ट कर ली हैं। ठीक है, बिकॉज ये ऑल्सो सीपीएसपी ही करवा रहा है। सो जो निमोनिक्स सीपीएससी में यूज हुए हैं इन ड्रिल्स के, जो मैं अभी नाम नाम ले रही हूँ आपसे, ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसीज के स्पेशली, उसके हिसाब से आपने इसकी तैयारी करनी है। ये मैं आपको साथ साथ करवाऊंगी, और इंशाल्लाह हम इसको कवर करेंगे, प्रॉपर वीडियोस के साथ कवर करेंगे और प्रॉपर निमोनिक्स के साथ कवर करेंगे जो कि ऑल्सो एक्रीडेटेड है। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बताने की बात यह है कि जो जनरली आप बुक्स में पढ़ते हैं ऑब्वियसली वो गलत नहीं होता, लेकिन
जो सीपीएसपी में जो की बनी होती है वो ऑल्सो निमोनिक्स के साथ बनी होती है। तो जब आप ड्रिल्स कर रहे होते हैं, जब आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं ड्रिल, तो आपने वो निमोनिक्स बोलने होते हैं। सो उसके मार्क्स होते हैं। तो एक अच्छे कैंडिडेट में और एक आम कैंडिडेट में फर्क होता है कि स्टेप्स तो एक आम कैंडिडेट भी कर रहा होता है, लेकिन जो अच्छा पासिंग कैंडिडेट होता है वो निमोनिक्स के हिसाब से डिस्कस कर रहा होता है, तो उसमें फिर आपके मार्क्स ज्यादा आते हैं। ठीक है। ओके, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, फोर्सेप्स एंड वैक्यूम डिलीवरी, वो आपसे करवाई जा सकती है। न्यूनेटल एंड मेटरनल रिससिटेशन है, पीपीएच की ड्रिल है, ऑफ कोर्स पीपीएच का पूरा लॉगरिथम है जो कि आपको करना है। प्रोटोकॉल क्या है, बीलेंट लगाना आ सकता है इसके अंदर आपको। बैलून टेम्पोनाट का स्टेशन आता है। यूट्राइन एंड इंटरनल आर्टरी लाइगेशन, इंटरनल आइलिक लाइगेशन आपसे करवाई जा सकती है। यूजुअली जो इंटरनल आइलिक आर्टरी की लाइगेशन है वो ज्यादातर एफसीपीएस में आता है। ठीक है। सो इसी तरह से जेरियन हिस्टेक्टमी भी एफसीपीएस के अंदर आता है। आईएमएम में आपको कम से कम बस मोटे मोटे स्टेप्स पता होने चाहिए, ठीक है, एनाटमी पता होनी चाहिए। अदरवाइज ये है कि बैलून टेम्पोनार्ड, बी लेंच और जनरलाइज्ड पीपीएच का रिससिटेशन एंड प्रोटोकॉल, ये आईएमएम के लेवल पर आपको पता होना चाहिए। फिर कॉन्ट्रासेप्शन मैक्वील है, आईयूसीडी इंसर्शन आ जाएगी, सबडर्मल इम्प्लांट जो इम्प्लानॉन वगैरह, या इम्प्लानॉन तो आजकल नहीं यूज हो रहा, जेडेल यूज होता है, वो आपको रखना आना चाहिए। उसके फिर पूरा स्टेशन होता है सिर्फ अच्छा, ऑलवेज रिमेंबर जो ड्रिल होती है ना उसकी परफॉर्मेंस के मार्क्स कम होते हैं आगे और पीछे के। लाइक फॉर एग्जांपल प्री रेक्विजिट्स, आपने कॉन्सेंट लिए कि नहीं, आप उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट को बताइए कि नहीं, ये जब हम ड्रिल्स करेंगे तो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि इसमें मार्क्स गेन करने के लिए किस तरह से आपने इसको प्रेजेंट करना होता है कि आपकी मैक्सिमम मार्क्स आए। बहुत दफा होता है स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म करके आते हैं अपनी तरफ से कि मैंने तो सारा बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन मार्क्स आपके उसमें उस स्टेशन में 5 या 6 आ रहे होते हैं। लेकिन 7 8 कैसे लेने हैं कि उससे पहले की प्री रेक्विजिट्स, साइड इफेक्ट्स, ईच एंड एवरीथिंग आपने डिस्कस करनी होती है, सिर्फ ड्रिल करके नहीं दिखानी होती। ठीक है। सर्जिकल नॉट्स आपको आनी चाहिए, कॉमन कॉमन सर्जिकल नॉट्स, ठीक है, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल हैंडेड, सिंगल हैंडेड सर्जिकल नॉट आपको आनी चाहिए। ठीक है। फिर ब्लैडर रिपेयर, यूरेटेरिक रिपेयर। यूरेटेरिक रिपेयर आमतौर पे ब्लैडर रिपेयर भी ज्यादातर एफसीपीएस में आता है, लेकिन स्टिल आईएमएम के कैंडिडेट को बेसिक स्टेप्स जरूर पता होने चाहिए। ठीक। बहुत कॉमन है लिक्विड बेस्ड बेस्ड साइटोलॉजी, और सिन का स्टेशन काफी कॉमन है, आता है, अक्सर आता है। ठीक है। इसके बेसिकली वो लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी का ब्रश वहां पड़ा होता है और वो इक्विपमेंट पड़ा होता है, और आपको आइडेंटिफाई करना होता है, और वो आप वो करने के तो शायद 1 या 2 नंबर होते हो, लेकिन ये है कि आगे उससे पूरा सिन का एक सिनेरियो होता है जो कि आपसे डिस्कस किया जा रहा होता है कि अब ये हो गया तो क्या करोगी, कॉल्पोस्कोपी में ये आ गया तो क्या करोगी। मतलब पूरा सिन का स्टेशन होता है, लेकिन वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा होता है, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी से परफॉर्म करने से, कि वहां से आपको पैप स्मीयर लेना है या लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी है, और इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है कि कौन सा ज्यादा अच्छा है कौन सा नहीं है, ये हम करेंगे इंशाल्लाह साथ साथ। इंडिविजुअल सैम्पलिंग आ जाती है, आईएमएम में बहुत कॉमन है पाइपल बायोप्सी, और एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग पाइपल बायोप्सी का स्टेशन होगा, लेकिन अदर मेथड्स ऑफ एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग भी आपसे जबानी वो पूछ रहे होंगे। परफॉर्म आपने पाइपल करनी होगी, लेकिन परफॉर्मेंस के अलावा साथ साथ आपके दूसरे स्टेशन, दूसरे मेथड्स भी आपसे पूछ रहे होंगे कैसे कैसे। फिर मुख्तलिफ स्टेप्स ऑफ सिजेरियन हिस्टेरेक्टोमी, टीएच वीएच के स्टेप्स। आईएमएम में स्टेप्स डिटेल्ड नहीं पूछे जाते, लेकिन एटलीस्ट आपको पेडिकल्स, 3 मेन पेडिकल्स कौन से हैं जो कि टीएच में आप यूज, टीएच एंड वीएच में आप लगाते हैं। ठीक है। और कॉमन कॉम्प्लिकेशंस, क्योंकि आपको कॉन्सेंट आ सकती है टीएच की लेनी, ठीक है, हिस्टेक्टमी की कॉन्सेंट लेनी है पेशेंट से। तो जब तक आपको उसकी कॉम्प्लिकेशंस और प्रोसीजर हिस्टेक्टमी का पता नहीं होगा, आप कॉन्सेंट नहीं ले सकते। कॉन्सेंट के भी पार्ट्स होते हैं ये, कि आपने रिस्क एक्सप्लेन करने हैं, आपने प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है। ठीक है। सो आप प्रोसीजर का बेसिक स्टेप्स आपको पता होने चाहिए, तो मोटे मोटे एटलीस्ट आईएमएम के लेवल पर आपको 3 4 5 स्टेप्स मेजर पता होने चाहिए। ठीक। बाकी यूट्राइन इन्वर्जन अगर हो गई है वो उसका इमरजेंसी है, कॉर्ड प्रोलैप्स की इमरजेंसी है, वो ड्रिल आ सकती है। सो आई एम श्योर कि आप सबको ये स्किल्स और ड्रिल्स पता है। इनकी बुक्स में भी आपको बताती हूँ कहाँ से करनी है, ये हम वीडियोस के साथ 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 करेंगे भी, सारी ड्रिल्स को हम कवर करेंगे। और आपको ऑल्सो निमोनिक्स के साथ में इंशाल्लाह कवर करेंगे। ओके। एग्जामिनेशन और मैनिकन में बात कर चुकी हूँ। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन आप आ सकती है, कार्डियक पेशेंट की एग्जामिनेशन करने को आ सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मरमर्स कौन कौन से कहाँ कहाँ देखने हैं। हो सकता है सिर्फ एक डमी पड़ी हो चेस्ट की, और आपसे कहा जाए कि अब आपने इस पे सारे मरमर्स बताएं कहाँ सुनते हैं, कौन सा बेल से सुनना है, कौन सा सिस्टोलिक मरमर है, कौन सा डायस्टोलिक मरमर है, कौन सा बेल से सुनेगा, कौन सा डायफ्राम से सुनेगा, कौन से इंस्पिरेटरी मरमर्स हैं, कौन से एक्सपिरेटरी मरमर्स हैं। ये कार्डियक
पेशेंट की एग्जामिनेशन, ऑब्वियसली आप कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, लेकिन एटलीस्ट बेसिक एग्जामिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ऑस्कल्टेशन एटलीस्ट पता होनी चाहिए। मरमर आपसे पिक होता है नहीं होता, दैट्स नॉट योर डोमेन, दैट्स द वर्क ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट। लेकिन एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाला मरमर मुझे सुनाई कहाँ देगा, ठीक है, किस जगह पर रखना है, ऑस्कल्टेशन कहाँ करनी है, कि और किस तरह करनी है, और इंस्पिरेटरी मरमर है या एक्सपिरेटरी है, तो दैट्स वाई आपको बेसिक कार्डिक इवैल्यूएशन, कार्डिक पेशेंट की एग्जामिनेशन आनी चाहिए। थायराइड की एग्जामिनेशन, कोई पेशेंट अगर आपका ऑब्स के केस में थायराइड का एग्जामिनेशन थायराइड के साथ आता है, तो आपको थायराइड की बेसिक स्टेप्स एग्जामिनेशन के पता होने चाहिए। और कॉमनली ऑब्स्टेट्रिक एग्जामिनेशन इसके बगैर तो बिल्कुल गुजारा नहीं है। ये हो नहीं सकता कि आप आईएमएम या एफसीपीएस क्लियर करो विदाउट हैविंग ऑब्स्टेट्रिक एग्जामिनेशन नॉलेज। ठीक है, सो ऑब्स एग्जामिनेशन तो मैनिकन पे भी और रियल पेशेंट पे भी, जैसे मैंने आपको कहा, ल्यूपर्स मैनूवर्स एंड स्टार्टिंग फ्रॉम इंस्पेक्शन, सारे ल्यूपर्स मैनूवर्स और सारा ऑप्स का एग्जामिनेशन आपको पता होना चाहिए। पेल्विक एग्जामिनेशन जैसे मैंने आपको कहा कि मैनिकन पे कराएंगे, रियल पेशेंट पे नहीं होगा। काउंसलिंग के सेशंस में कौन कौन से आ सकते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया, प्री कंसेप्शन की काउंसलिंग। प्री कंसेप्शन कोई भी डिजीज, डायबिटिक पेशेंट है, प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज का पेशेंट है, हाइपरटेंशन का पेशेंट है, एपिलेप्सी का पेशेंट है, ठीक है, या कोई रिकरेंट मिसकैरेजेस का पेशेंट है, अब आया आपके पास के उसने कंसेप्शन, शी वांट्स टू कंसीव नाउ, सो प्री कंसेप्शनल या कार्डिक पेशेंट है, इन सब डिजीजेस की प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग। पिछला बेबी डाउन सिंड्रोम के साथ है, अभी वो कंसीव करना चाह रही है, तो व्हाट वुड यू टेल हर। तो ये सारी प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग। फिर ब्रेकिंग बैड न्यूज, कॉमनली आईयूटी की बैड न्यूज आती है, अदरवाइज ये है कि कोई कंजेनिटल एनोमली पिक हुई है, गैस्ट्रोशाइसिस है, कोई भी एनोमली, हाइड्रोकेफिलस है, एनएनकेफिली है, ठीक है, इसकी काउंसलिंग आपको आ सकती है। यू हैव टू ब्रेक द बैड न्यूज, और फिर आगे उसका पूरा का पूरा हमने मतलब डिस्कस करना होता है मैनेजमेंट प्लान पेशेंट से। वीबैक की काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इलेक्टिव रिपीट सिजेरियन सेक्शन, ईआरसीएस वर्सेस वीबैक, इन दोनों का एक, आई एम श्योर आपको पता होगा, गाइडलाइन के अंदर एक पूरा एक बॉक्स बना हुआ है, वीबैक की गाइडलाइन है। उस गाइडलाइन में जो बॉक्स है उसको आपको उर्दू में कन्वर्ट करके पेशेंट से डिस्कस करना है कि वेदर शी वांट्स वीबैक और शी वांट्स ईआरसीएस। तो इसकी काउंसलिंग आ जाती है। इंडक्शन ऑफ लेबर की काउंसलिंग आ जाती है। पेशेंट हैज बीन एडमिटेड फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर, नाउ यू हैव टू डिस्कस कि मेथड्स कौन कौन से आप यूज कर सकते हैं, पेशेंट को चॉइस देनी है, कब कब इंडक्शन करनी है, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हैं हर मेथड के, कौन सा सक्सेस रेट किसका ज्यादा है, ठीक है। बिशप के मतलब पूछा जा सकता है बात, अपने पेशेंट को थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा कि हम आपका बिशप करेंगे। ऑब्वियसली बिशप डिटेल में तो नहीं बताएंगे मरीज को, लेकिन हाउ टू गो अबाउट इट। आईयूएल इंडक्शन ऑफ लेबर की काउंसलिंग। पोस्टनेटल काउंसलिंग आ सकती है, कोई भी डिजीज के साथ था पेशेंट पोस्टनेटल में, जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटिक पेशेंट था, जीडीएम के साथ था, बहुत कॉमन है इसकी पोस्टनेटल काउंसलिंग आती है जीडीएम की। कार्डियक पेशेंट था, या कोई अनोमलस बेबी था, उसके साथ पोस्टनेटल काउंसलिंग, या कोई थैलेसीमिया का पेशेंट था, उसके साथ काउंसलिंग। एचआईवी की काउंसलिंग आती है। एचआईवी की काउंसलिंग हर तरह से आ सकती है, एंटीनेटल, प्री कंसेप्शनल एंड पोस्टनेटल, तीनों के अंदर, ठीक है। फिर एचआरटी की काउंसलिंग, मीनोपॉज का पेशेंट है, बहुत कॉमनली आता है स्टेशन, एंडोमेट्रोसिस के साथ आपने टीएच कर दी है पेशेंट को, अब एचआरटी देनी है आपने, कैसे देंगे। या एचआरटी पेशेंट आपसे डिस्कस करना चाह रही है, मीनोपॉजल पेशेंट है जनरली, और कौन कौन से ऑप्शंस, आप तो उससे कैसे काउंसलिंग करेंगे, कैसे उसकी हिस्ट्री लेंगे, फिर उससे काउंसलिंग कैसे करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि कॉन्सेंट फॉर प्रोसीजर्स। सो ये कॉमन स्टेशन हैं जो आपके आते हैं। जो शॉर्ट केसेस हैं, आपका कोर्स जो है वो डिवाइडेड है इनटू 14-15 मॉड्यूल्स। टीचिंग का मॉड्यूल आ जाता है कि आपने अपने जूनियर को टीच करना है, टीचिंग के अंदर ही फोर्सेप्स लगाने और वैक्यूम लगाना, कोई भी स्किल एंड ड्रिल करके बताना, ठीक है। अब पॉप क्यू आ जाता है, पॉप क्यू को एक्सप्लेन करना है, सीटीजी पढ़ानी है अपने जूनियर को। किसी भी फॉर्म को आप टीचिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी स्टेशन को टीचिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओएसएस रिपेयर है, जैसे ऑब्स्ट्रेटिक एनल स्फिंक्टर इंजरी जो है, 3rd and 4th डिग्री पेरिनियल टीयर, सो वो परफॉर्म करना भी आ सकता है, कि आप उसकी टीचिंग भी आ सकती है कि आपने अपने जूनियर को डमी के ऊपर करके बताना है, सिखाना है, ठीक है। सो एक स्टेशन ये है कि जैसे आपने परफॉर्म करके बताना है, और एक स्टेशन ये है कि आपने टीच करना है। थोड़ा सा ना इसको परफॉर्म करने में एग्जाम में डिफरेंस है। अगर आप एज ए टीचर परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपके कुछ पेट वर्ड्स होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे जब हम ये सेशंस करेंगे, कि आपने एज ए टीचर, एज ए मेंटोर
अपने जूनियर को जब आप पढ़ा रहे हैं एक चीज, सो हाउ हाउ शुड बी योर बिहेवियर, आपका कंडक्ट, आपकी स्किल से ज्यादा आपका कंडक्ट एंड बिहेवियर और आपकी टीचिंग स्किल को चेक किया जा रहा है, या आपकी नॉलेज को भी चेक किया जा रहा है, लेकिन आप अपनी नॉलेज को इम्पार्ट कैसे कर रहे हैं और अगले को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप उससे पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे, आपका आई टू आई कांटेक्ट है कि नहीं, मतलब इस किस्म की चीजें, टीचिंग आपकी एज अ टीचर आप कैसे हैं, ठीक है, वो चीजें असेस हो रही होती हैं। आपकी स्किल एज अ टीचर कैसी है, आप टीच कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आपकी अपनी नॉलेज तो है, आप समझा पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। और अगर इस तरह से सेशन आता है कि आपने खुद परफॉर्म करना है तो टीच नहीं करना किसी को, तो ऑब्वियसली उसमें फिर आपकी परफॉर्मेंस के और आपकी अपनी नॉलेज के मार्क्स हैं। तो थोड़ा सा ना ये डिफरेंस है इसमें टीचिंग स्टेशन में। फिर बाकी आपकी कोर सर्जिकल स्किल्स है, जैसे हमने डिस्कस कर ली, पोस्ट ऑपरेटिव केयर का मॉड्यूल है, एंटीपार्टम केयर का है, मैटरनल मेडिसिन, मैनेजमेंट ऑफ लेबर, मैनेजमेंट ऑफ डिलीवरी, पोस्टपार्टम की परप्यूरियम की प्रॉब्लम्स, गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, सब फर्टिलिटी, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कॉन्ट्रासेप्शन आती है जिसके अंदर, एनएसटीआईज एंड अर्ली प्रेगनेंसी केयर, गायनोकोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, यूरोगाइनी एंड क्लिनिकल गवर्नेंस। आजकल क्लिनिकल गवर्नेंस का बहुत ज्यादा वो है, कहना चाहिए काफी कॉमन और हॉट टॉपिक है, ठीक है, कि रिस्क मैनेजमेंट इसके अंदर आ जाती है कि आपका कोई मिसहैप हो गया, हाउ टू गो अबाउट इट, आईयूडी हो गया या एनी एनी अदर मिसहैप, कुछ भी नेगेटिव इवेंट हो गया है, ठीक है, ऐसा इवेंट हो गया जो कि नेवर गोइंग इवेंट था, मैटरनल डेथ हो गई है कोई, तो आप उस पे कैसे बिहेव करेंगे, कोई आपसे, आपने सर्जरी की है और उसके अंदर कोई गट की इंजरी हो गई है, ब्लैडर की इंजरी हो गई है, पेशेंट की मोर्बिडिटी इंक्रीज हो गई है बिकॉज ऑफ योर जो है वो योर सर्जरी, ठीक है, या आप जो ग्लॉसी बाइपोमा का केस होता है, आपको गॉज पर आपका पेशेंट के अंदर रह गया, ठीक है। सो इस किस्म के जो केसेस होते हैं वो क्लिनिकल गवर्नेंस के अंदर सारे आते हैं, क्लिनिकल रिस्क मैनेजमेंट का पूरा का पूरा एक सिनेरियो, और काफी आता है ये आजकल, मतलब इस किस्म का एक, या रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन ये भी आते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स डिस्कस कि आपको एवेल्युएट कैसे किया जाएगा। जो एक्सटेंडेड टॉक्स या शॉर्ट केसेस होते हैं, ठीक है, उसमें आपके सीपीएसपी में भी, और इवन बेसिकली सीपीएसपी ने एमआरसीओजी का पैटर्न अडॉप्ट किया है, आपको 4 डोमेन्स में चेक किया जा रहा है, और आपने कोशिश करना है कि आप ये देखें कि इस पेशेंट की इस टास्क आपको मिली है उसके अंदर ये उनमें से कोई डोमेन कौन कौन सी चेक हो रही है, यू हैव टू टच दोस डोमेन्स। लेकिन जरूरी नहीं है कि चारों डोमेन एक ही स्टेशन के अंदर हों, ठीक है, मैं भी डिस्कस करती हूँ, आपको समझ आएगी मेरी बात। नंबर 1, आपके मार्क्स लगते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए। इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्या चीज है? इंफॉर्मेशन गैदरिंग का मतलब यह है कि आपने पेशेंट से फोकस्ड हिस्ट्री ली, फोकस्ड हिस्ट्री, प्लीज लॉन्ग वाइवा की तरह लंबी लंबी कहानियां नहीं पूछनी। अगर आपको पता लग गया सिनेरियो से कि अनीमिया का केस है, तो अनीमिया की फोकस हिस्ट्री के जो टेम्पलेट में 7-8 पॉइंट्स हैं वो पूछने। जनरलाइज कहानियां जो कि आपकी मैनेजमेंट पे इफेक्ट नहीं कर रही, वो वाली बातें नहीं पूछनी, ठीक है। सो आपके पास 5-10 मिनट्स के स्टेशन, 10 मिनट्स के सेशन में, सॉरी, इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरी डिटेल्ड हिस्ट्री लें। इवन अगर हिस्ट्री का सेशन भी है तो उसमें आपने फोकस हिस्ट्री लेनी होती है, ठीक है, वो हम अभी टेम्पलेट आपसे डिस्कस करेंगे, तो यू विल नो कि फोकस हिस्ट्री में जनरलाइज बातें नहीं होती, बिल्कुल टू द पॉइंट, और जो केस सिनेरियो होता है ना, जो उसकी रीडिंग को आपने रूल आउट करना होता है, ठीक। अच्छा, बाकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग में प्रीवियस मेडिकल रिकॉर्ड आप पूछते हैं पेशेंट का पास्ट हिस्ट्री जो कि रेलिवेंट है टू द केस, रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशंस पूछेंगे, कोई भी मेडिकल चार्ट। अब सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदरिंग इज नॉट हिस्ट्री टेकिंग ओनली। पेशेंट कौन सी मेडिसिन ले रही है, पेशेंट अगर एडमिटेड है तो वो मेडिकल मेडिकेशन शीट आप मांग सकते हैं एग्जामिनर से, कोई ग्रोथ कर्व मांग सकते हैं एग्जामिनर से, उसका कोई शुगर चार्टिंग हो रही है, आप कहें मुझे शुगर चार्ट चाहिए, या पेशेंट से खुद पूछ लें कि वो शुगर चार्टिंग में कैसी आ रही है उसकी शुगर्स, या बीपी चार्टिंग हो रही है तो वो आप पूछेंगे। सो एनी इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर यू to solve that case, to manage that patient, that is included in information gathering। पास्ट मेडिकल रिकॉर्ड, जो पिछली प्रेगनेंसी का, फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट कहती है मुझे एपीएच की हिस्ट्री थी, आप उसके पेपर्स निकलवा लें। ये पिछली सिजेरियन की, अगर कोई कहती कॉम्प्लिकेटेड सिजेरियन हुआ था, आप उसके पेपर्स निकलवा लें। आप कहें आई वुड लाइक टू सी द प्रीवियस मेडिकल रिकॉर्ड, पेशेंट इज सेइंग दैट शी हैज गॉट द प्रीवियस रिकॉर्ड, आई वुड लाइक टू सी दैट। अगर आप ये बोलेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, चाहे भले वहां पे मौजूद है या नहीं।
सो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का मतलब सिर्फ हिस्ट्री नहीं है। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का मतलब ये है कि केस बेस्ड डिस्कशन अगर आई है, ये रोल प्ले है, तो आप एग्जामिनर से कहें कि मुझे फाइल में से ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि मरीज कह रही है कि उसके पास ये वाली इन्फॉर्मेशन है, पिछले कागज पढ़े, मुझे वो चाहिए रिकॉर्ड, आई वुड लाइक टू सी दैट रिकॉर्ड। ठीक है। सो अगर आप एक तरीके से चीज मांगे ना, तो एग्जामिनर देता है। बहुत सारी लड़कियों का यहाँ पे एक सवाल होता है कि एग्जामिनर कहते हैं कि सब कुछ हमने ही बताना है, तो फिर आप क्या पूछ रही है पेशेंट से? द वे यू आस्क फ्रॉम द एग्जामिनर, दैट वे इज इम्पोर्टेंट। अगर आप अपना दिमाग नहीं लड़ा रहे और आप चाह रहे हैं कि पका पकाया सारा फाइल ही आपके आगे रख दी जाए, तो एग्जामिनर चिढ़ेगा और आपको नहीं देगा, और उल्टा हो सकता है कोई ऐसे नेगेटिव कमेंट्स दे जो कि आपके लिए डिस्करेजिंग हो। लेकिन अगर आपका थॉट प्रोसेस आप बता रहे हैं कि मुझे आप एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, आपने हिस्ट्री पूछी, आपने कहा पेशेंट बता रही है कि उसकी शुगर चार्टिंग में ये आ रहे हैं, बस आई जस्ट वांट टू कंफर्म, या पेशेंट मुझे बता रही है, फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट मुझे बता रही है कि वो कोई येलो कलर की गोली खा रही है फॉर ब्लड प्रेशर, विच आई थिंक इज लेबेटालॉल, बट आई वुड लाइक टू कंफर्म दैट फ्रॉम द मेडिकेशन शीट, कैन आई हैव द मेडिकेशन शीट? अगर आप ऐसे पूछेंगी तो एग्जामिनर आपको बता दें हाँ जी वो लेबेटालॉल ले रही है, ये मेडिकेशन शीट में। अगर आप कहेंगी कि आपको कोई क्लू नहीं है मरीज कौन सी दवाई ले रही है, आप कहेंगी कि मुझे मेडिकेशन शीट तो दिखा दें जरा, तो एग्जामिनर कहेगा कि मैनेजमेंट तो मेडिकेशन शीट में लिखी हुई है सारी, अगर आपने मुझसे ही पूछनी है तो फिर आप क्या एज ए डॉक्टर क्या, फिर नहीं बताएगा आपको। तो बहुत सारी लड़कियों का ये होता है, आके मुझे आप ये बताती है, फीडबैक देती है कि एग्जामिनर से हमने मांगा तो बहुत चिढ़ गई और उसने आगे से मुझे नहीं दिया। द वे यू आस्क, द वे यू टेल योर एग्जामिनर योर थिंकिंग प्रोसेस, कि आप मैनेजमेंट तक कैसे लेकर जा रही है पेशेंट को, जब आप जिस तरह से आप बात करती हैं एग्जामिनर से, वो मैटर करता है। अगर आप ब्लंटली पका पकाया सब कुछ लेना चाहेंगी एग्जामिनर के से, मुझे ग्रोथ कर्व दे दे, मुझे मेडिकेशन शीट दे दे, मुझे शुगर चार्ट दे दे, आपने मरीज से पूछा है नहीं कि शुगर कंट्रोल है कि नहीं उसकी, तो आप एग्जामिनर चिड़ेगा और आपको नहीं देगा कुछ भी। अगर आपने मरीज से सारा पूछा और आप कहेंगे मैं सिर्फ कंफर्म करना चाहती हूँ, पेशेंट ऐसे ऐसे कह रही है मुझे, आई जस्ट वांट टू कंफर्म, इज दैट सो? सो तब एग्जामिनर आपको हाँ यस या नो में बता देगा, या एटलीस्ट चिढ़ेगी नहीं एग्जामिनर। ठीक है। सो इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपने पूछना कैसे एग्जामिनर से। जब हम शॉर्ट केसेस करेंगे तो हम इस चीज की इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे। ओके। अगली डोमेन जिसमें आपको चेक किया जाता है, दैट इज कम्युनिकेशन विद पेशेंट एंड फैमिलीज। फैमिली ऑब्वियसली वहां पर नहीं है, पेशेंट के साथ आपका, अगर पेशेंट वहां पर रोल प्ले वाला स्टेशन है, काउंसलिंग का स्टेशन है, आपका कंडक्ट, आपकी कम्युनिकेशन पेशेंट के साथ कैसी है, आई टू आई कांटेक्ट है कि नहीं, आप कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी तो नहीं यूज कर रही, कोई मुश्किल इंग्लिश के वर्ड्स तो नहीं यूज कर रही, यू नो द एजुकेशन स्टेटस ऑफ द पेशेंट, आप उसके हिसाब से बात कर रही हैं, आप पेशेंट से बार बार पूछ रही हैं कि उसको समझ आ रही है कि नहीं बात। तो ओवरऑल आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं पेशेंट के साथ, और आप उसको सही नॉलेज बता रही हैं कि नहीं, ब्लफ तो नहीं कर रही पेशेंट के साथ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। या पेशेंट के लेवल पर जाकर बात कर रही है, या इस तरह की कोई क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन के को पेशेंट के ऐसे नहीं समझ रही कि ये तो एम ही बात कर रही है। ये पेशेंट को आपने मतलब बिल्कुल एक उस तरह नहीं समझना कि कोई सब्जेक्ट है या बिल्कुल हकीकी सी चीज है कि इसको इसको क्या पता, इस तरह नहीं, आप एक्सप्लेन करें उसको, सिंपल वर्ड्स में सब कुछ एक्सप्लेन करें। जो इस तरह से स्टूडेंट्स बात करते हैं ना कि वो हमारी मेडिकल जुबान में कैसे होता है ना, लफ्ज आपको नहीं समझ आएगा, ऐसी ये लाइनें नहीं बोलनी होती, हम लाइंस भी डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में बात कैसे करनी होती है, पेशेंट से कैसे बात करनी होती है, उसको सिंपल वर्ड्स में कैसे समझाना है। ठीक है। उसके अलावा आप चेक हो रहे होते हो कम्युनिकेशन विद कोलीग्स, एक डोमेन है। कम्युनिकेशन विद कोलीग्स जो है एक्चुअली आप जिसमें एमडीटीज कहते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम इन्वॉल्वमेंट, आपका बाजुकात एग्जामिनर ही कुलीग होता है, आप उससे कैसे इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे हैं, सीनियर कुलीग से कैसे बात कर रहे हैं, वो आप वो एक वो भी चेक हो रहा होता है आपका। और दूसरा बेसिकली आपने अपने कुलीग्स को अपने इर्द गिर्द, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई डिफिकल्ट हिस्टेक्टोमी करने जा रहे हैं तो आपने यूरोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व किया है कि नहीं, आप इर्द गिर्द के जो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच है, आप मेडिसिन का कोई मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं तो आपने मेडिकल स्पेशलिस्ट को इन्वॉल्व किया है कि नहीं, आप खुद ही सारा कुछ कर रहे हैं। ठीक है। सो आप ने अपने साथ अगर लेप्रोस्कोपी करने जा रहे हैं तो लेप्रोस्कोपिक सर्जन को स्टैंड बाय पे रखा हुआ है कि नहीं। ठीक है। सो दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन कम्युनिकेशन विद द कुलीग। ठीक है। उससे आपने केस डिस्कस किया है कि नहीं, स्पेशली ऑन्कोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अप्लाइड क्लिनिकल नॉलेज, ये तो डेफिनेटली आप सबको पता है, जो आपकी नॉलेज है, जो आपकी मैनेजमेंट आप पेशेंट की कर रहे हैं वो आपकी चेक हो रही है। एंड पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट सेफ्टी के हर डोमेन में पॉइंट्स होते हैं। पेशेंट सेफ्टी से क्या मतलब है कि आप सेफ डॉक्टर हैं कि नहीं। आपने फॉर एग्जाम्पल छोटी सी मैं आपको बात करूं, अगर आप पेशेंट को आपने ये चेक किया, पेशेंट का नाम और उसकी आइडेंटिटी चेक की, ये भी पेशेंट सेफ्टी का पॉइंट है।
फॉर एग्जाम्पल आपको एक सिनेरियो दिया गया, आप उस सिनेरियो को पढ़ते हैं और आप उसमें पेशेंट से, अगर आप उर्दू में बात करें तो आप कहते हैं कि मुझे बताया गया है कि आपको आप मिसेस सारा हैं और आपको जो है वो फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज का मसले के साथ आई है मेरे साथ, सो मुझे इन्फॉर्मेशन दी गई है, क्या ऐसा ही है? अगर आप इतनी सी बात करती हैं तो इसका मतलब है राइट पेशेंट एंड राइट फाइल। आप पेशेंट की आइडेंटिटी चेक कर रही हैं कि यही इसी जो कागज मुझे दिए गए हैं, जो फाइल मेरे आगे रखी गई है, या जो सिनेरियो मुझे दिया गया है, ये इसी पेशेंट का है, ये पेशेंट कोई और तो नहीं बैठी हुई। ये पेशेंट सेफ्टी का एक पॉइंट है। इसी तरह आपने कोई मैनेजमेंट पाइस पे ऐसी मैनेजमेंट तो नहीं दे दी जो कि पेशेंट के लिए सेफ नहीं है। किताब में लिखी हुई है, आपने हाई फाई मैनेजमेंट लिख दी, लेकिन वो पेशेंट के लिए उस टाइम सेफ नहीं है। आपने फॉर एग्जाम्पल अब जैसे बुक कहती है कि आप डायबिटीज वाले पेशेंट को वीबैक का ट्रायल दे सकते हैं, ठीक है, बुकिशली दे सकते हैं, यस। बहुत डिफरेंस होता है आईएमएम के या पार्ट 2 के रिटर्न में और पार्ट 2 के टोक्स या वाइवा में। वाइवा में पेशेंट ओरिएंटेड बात हम करते हैं, रिटर्न में हम बहुत दफा सिर्फ गाइडलाइंस एसोसिएटेड बात करते हैं कि जो गाइडलाइंस में लिखा हुआ है बस उस तरह से एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। लेकिन जब हम वाइवा में बात कर रहे होते हैं, पेशेंट पे अपनी नॉलेज की एप्लीकेशन की बात कर रहे होते हैं, तो आपने उस मरीज के हिसाब से सोचना है। आपने जस्ट जो जो किताब में लिखा हुआ है, जो गाइडेंस में लिखा हुआ है, एज इट इज हर मरीज से वो अप्लाई नहीं होता, इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच करनी होती है। और यही पेशेंट सेफ्टी है कि आप, एक पेशेंट है जिसका गुड साइज बेबी है, 4 kg का बेबी है, डायबिटिक है, अनकंट्रोल डायबिटीज है, क्योंकि किताब में लिखा हुआ है कि वी बैक का ट्रायल में दे सकती हूँ, तो इस मरीज को मैं नहीं दूंगी। आप जस्टिफिकेशन देंगी कि मैं इसको क्यों नहीं दे सकती, बेबी का मतलब इस पे रप्चर के चांसेस ज्यादा है, बेबी गुड साइज है, ठीक है, ऑल दो बाय गाइडलाइंस आप दे सकते हैं, बुकिशली आप दे सकते हैं। तो आपने सेफ डॉक्टर रहना है, आपने कोई इस तरह की वो हाई फाई शॉट्स नहीं मारनी जो कि पेशेंट के लिए सेफ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट पेरिफ्री में बैठी भी, आप वीबैक का ट्रायल पेरिफ्री में नहीं देंगे। जहाँ पे ओटी अवेलेबल नहीं है, आप वीबैक का ट्रायल वहां नहीं देंगे, ठीक है। सो पॉइंट्स होते हैं हर उसके अंदर पेशेंट सेफ्टी के, और उसमें कॉमन पॉइंट्स जो आपके मार्क्स होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल पहली लाइन ही आपने बोलनी होती है कि मुझे बताया गया कि आप, ये आपको मसला है, क्या ऐसा ही है। स्टार्टिंग लाइन जो आप पेशेंट की कंफर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी कर रही है ना, वो पेशेंट सेफ्टी का सबसे पहला पॉइंट है, ठीक है। फिर आगे हम डिस्कस करेंगे कैसे, तो 2-3 शुरू की पेट लाइंस होती हैं जो आपने अपना सिनेरियो जब स्टार्ट करना होता है तो आप पेशेंट से बात करते हुए कैसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो आप अपना एजेंडा पुट करते हैं कि मैं आपसे इसके मतलब बात करना चाहती हूँ। ये काउंसलिंग के सेशन भी हो गए, रोल प्ले सेशन की बात कर रही हूँ। तो ऑब्वियसली स्ट्रक्चर्ड वाइवा है, उसमें तो पेशेंट नहीं है ना, तो उसमें तो एग्जामिनर आपसे स्ट्रक्चर्ड पूछता है कि आप हिस्ट्री में, इंफॉर्मेशन गैदरिंग में कैसे बात करेंगे, कैसे क्या पूछेंगे। अच्छा, एक यहाँ पे मैं यहीं पे बता देती हूँ, अगर आपके पास रोल प्ले बैठा हुआ है, पेशेंट बैठा हुआ है सामने, और उसके साथ कोई काउंसलिंग का या रोल प्ले वाला सेशन है, शॉर्ट केस ही है, और पेशेंट को काउंसिल करना है मैनेजमेंट के लिए, तो आपकी लैंग्वेज और होगी, सिंपल लैंग्वेज होगी। अगर आप स्ट्रक्चर्ड वाइवा दे रहे हैं वही केस का, तो आप, जो एग्जामिनर कहेगा व्हाट पॉइंट्स विल यू डिस्कस इन हिस्ट्री, व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू लाइक वुड यू गैदर फॉर सॉल्विंग द केस, तो उसमें आप उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन करके हिस्ट्री के पॉइंट्स नहीं बोल रहे होंगे। एग्जामिनर से डिस्कस करते हुए आप मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्रिस्प जुमलों में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मरीज से, अनीमिया का पेशेंट है, आप पूछते हैं आपकी खुराक कैसी है, कि आप गोश्त खाती हैं कि नहीं, आप डिटेल पूछते हैं ना, आप सब्जियां वगैरह खाती हैं कि नहीं, आप स्टूल्स वगैरह में आप ठीक आता है कि नहीं आता, इस तरह से डिटेल पूछ रहे होते हैं मरीज से, आप इस लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं। एग्जामिनर को जब ये बताएंगे तो आप कहेंगे आई विल रूल आउट पाइका, आई वुड आस्क हर अबाउट डाइटरी डेफिशिएंसी, डाइट आयरन रिच डाइट लेती है कि नहीं। मरीज से आप बात करेंगे तो मरीज से ही नहीं पूछेंगे आप आयरन रिच डाइट लेती हैं कि नहीं। गेटिंग माई पॉइंट। हिस्ट्री लेना एक आर्ट है। मरीज अगर बैठा हुआ है, रोल प्ले वाला सेशन है, तो आपकी लैंग्वेज और होगी। एग्जामिनर के साथ स्ट्रक्चर्ड वाइवा हो रहा है, स्ट्रक्चर्ड केस बेस्ड डिस्कशन हो रही है, उसमें एग्जामिनर पूछ रहा है कि आप हिस्ट्री में क्या पॉइंट्स पूछेंगी, तो आपकी लैंग्वेज बदल जाएगी। आप क्रिस्प जुमलों में बात करेंगी, आप फोकस्ड पॉइंट्स में बात करेंगी, और आप मेडिकल टर्मिनोलॉजी वहां यूज कर सकती हैं, और आप हेडिंग से बात करेंगी। आप डिटेल नहीं पूछें, कहेंगी कि मैं इसको पूछूंगी वो मीट इनटेक है कि नहीं, वो सब्जियां खाती है कि नहीं, वो आप उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके एग्जामिनर से बात नहीं करेंगी। आप कहेंगी आई वुड आस्क हर अबाउट डाइटरी डेफिशिएंसीज एंड, या फिर ये कह सकती हैं कि आई वुड आस्क हर अबाउट द आयरन रिच डाइट, whether she takes iron rich diet or not। इसकी डिटेल अगर एग्जामिनर पूछता है तो आप जरूर बताएं कि कौन सी होती है आयरन रिच डाइट। अदरवाइज मरीज से तो ऐसे बात नहीं करते ना कि आप आयरन रिच डाइट लेती हैं कि नहीं।
मरीज से तो हम एक एक सवाल करते हैं, आप दूध पीती हैं कि नहीं, आप गोश्त खाती हैं कि नहीं, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात। सो पेशेंट से बात और तरह से है, एग्जामिनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज नोट दिस। बहुत कॉमन मिस्टेक है कि जब स्ट्रक्चर्ड वाइवा के अंदर जब आपसे पूछा जाता है कि आप हिस्ट्री में क्या पूछेंगे, तो आप या तो उर्दू में शुरू हो जाते हैं, या मरीज से जो बातें हम कर रहे होते हैं उसकी ट्रांसलेशन एग्जामिनर को सिखाना बताना शुरू कर देते हैं। एग्जामिनर से डिस्कशन में डिफरेंट है, एग्जामिनर से डिस्कशन में क्रिस्प पॉइंट्स हैं, और मेडिकल टर्मिनोलॉजी के साथ हेडिंग्स सिर्फ बोलनी है, कम पॉइंट्स बोलने हैं, इतनी डिटेल्ड और मरीज की जुबानी को बस जो मरीज से आप पूछ रहे हैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके नहीं बोलना, ठीक है। इसलिए हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे। सो ये 5 डोमेन्स हैं जिसमें आपको चेक किया जाता है: इंफॉर्मेशन गैदरिंग, कम्युनिकेशन विद पेशेंट, कम्युनिकेशन विद कोलीग्स, अप्लाइड क्लिनिकल नॉलेज और पेशेंट सेफ्टी। शॉर्ट केसेस की हम बात करें, आपका जो एग्जामिनर के पास मार्कशीट होती है वो इस तरह से कुछ होती है, ठीक है, जिस तरह ये सामने नजर आ रही है: एक्सेलेंट, गुड, एडिक्वेट, इनएडिक्वेट एंड पुअर। हर डोमेन के आगे, फॉर एग्जांपल साइट पे लिखा होगा इंफॉर्मेशन गैदरिंग, और उसके आगे ये पांचों लाइंस लिखी होंगी कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग में ये स्टूडेंट जो थी एक्सेलेंट थी, गुड थी, एडिक्वेट थी, इनएडिक्वेट थी या पुअर थी, ठीक है। इसी तरह कम्युनिकेशन विद पेशेंट में कैसी थी, एक एक लाइन नहीं लिखी होती वहां पर, ओवरऑल ये 5 डोमेन साइट पर लिखी होती है एग्जामिनर के लिए, और उनके आगे ये पास या फेल के साथ एक्सीलेंट, गुड, एडिक्वेट और ये इस तरह से लिखा होता है, और एग्जामिनर इनमें से किसी एक कॉलम को टिक करता है। इनएडिक्वेट और पुअर अगर आपको देगा एग्जामिनर किसी भी डोमेन में, तो उसमें आप फेल हैं। अगर अदरवाइज ये है कि एडिक्वेट या गुड देगा तो आप पास है। आप सबको पता है कि टॉक्स के अंदर 70% मार्क्स लेना हर स्टेशन में जरूरी होता है, लेकिन अगर एक आधा स्टेशन आपका खराब हो गया तो डजेंट मैटर, बिकॉज क्यूमुलेटिव आपके 70% मार्क्स होने चाहिए, ठीक। अच्छा, जो मार्कशीट होती है एग्जामिनर की, जिस तरह मैंने आपको बताया, ये तो खैर सारे रोल नंबर्स की लिखी हुई है, हर स्टूडेंट की अलग अलग होती है। अगर एक रोल नंबर के आगे ये 5 डोमेन्स जैसे मैंने आपको लिखे हुए: इंफॉर्मेशन गैदरिंग, कम्युनिकेशन विद पेशेंट कोलीग्स एंड पेशेंट सेफ्टी, क्लिनिकल नॉलेज। तो ये सारी जो है आपको डोमेन्स लिखी होती हैं, और उसके आगे जो मार्क्स होते हैं वो दो दो मेथडोलॉजीज हैं। एक तो सीपीएसई में वो मेथडोलॉजी है जो मैंने आपको पीछे पे बताई है कि एक्सीलेंट, गुड, एडिक्वेट, इनएडिक्वेट और पुअर, इस तरह से करके 5 उसके अंदर आपको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अदरवाइज एमआरसीयूजी के अंदर इस तरह से होता है कि ये हर डोमेन के आगे वो 0 1 2 लिख देते हैं। 0 इज फेल, 1 इज बॉर्डर लाइन एंड 2 इज पास। तो एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं दे रहा, एग्जामिनर आपको इन तीनों कैटेगरीज में से किसी एक कैटेगरी में डाल रहा है कि आप बॉर्डर लाइन आपने परफॉर्म किया, आपने आपने पास वाला परफॉर्म किया या आपने फेल वाला परफॉर्म किया। दिस डजेंट मैटर ऑन योर बिहाफ कि एक सीपीएसपी कौन सा वाला मेथड यूज कर रहा है, इसकी टेंशन नहीं लेनी है। आपने सिर्फ ये देखना है कि आप 5 डोमेन्स में चेक हो रहे हैं, और ये जरूरी नहीं है कि हर स्टेशन की पांचों डोमेन्स को चेक करो। बाजू का किसी स्टेशन में 3 डोमेन्स चेक हो रही होती हैं और उसी के हिसाब से मार्क्स की परसेंटेज की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और बाजू का 4 चेक हो रही होती हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि पांचों की पांचों, तो जबरदस्ती नहीं खींच के वो डोमेन डालनी बीच में कि अगर मुझसे नहीं पूछा गया इन्फॉर्मेशन गैदरिंग तो मैं फिर भी डालूंगी। लेकिन बहुत दफा होता है कि आपसे काउंसलिंग जब कहा जाए कि मरीज से मैनेजमेंट डिस्कस करनी है, तो थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, बहुत मिनिमम सी 2-3 लाइनों में आप इन्फॉर्मेशन पूछते हैं मरीज से, थोड़ा सा आप टच करते हैं, तो ही आप मैनेजमेंट तक पहुंच सकते हैं, ठीक। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर बाय नाउ। हमने स्किल स्टेशंस करने हैं, हमने शॉर्ट केसेस करने हैं, शॉर्ट केसेस में रोल प्ले एंड केस बेस्ड डिस्कशन जो स्ट्रक्चर्ड वाइवा है, ठीक है। और हमने एग्जामिनेशन करनी है और काउंसलिंग के सेशंस करने हैं, ठीक है। ये 4-5 अपने बेसिक जो हेडिंग्स हैं वो हैं। करना कैसे है, व्हाट इज द की टू सक्सेस? ऑब्वियसली यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ। आपके पास सिर्फ 1 महीना है, एंड यू कैन नॉट वेस्ट योर टाइम इन unnecessary and you can say कि over studies. I would say you have to study smartly, ठीक है। आपने अगर कोई चीज नहीं आती, शॉर्ट केसेस हैं, आई एम श्योर कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पिछली दफा का आईएमएम का रिटर्न क्लियर किया था या एफसीपीएस का रिटर्न क्लियर किया था, और अब पिछली दफा टोक्स या एक्सटेंडेड टोक्स नहीं क्लियर हो सके और अब वो क्लियर दे रहे हैं। सो बहुत दफा टेम्पटेशन होती है कि मुझे तो भूल गया हुआ है पिछला, तो मैं, क्योंकि शॉर्ट केसेस में आपकी नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट मैटर कर रही है ना। सो आप खोल के पूरी पूरी गाइडलाइंस पढ़ना शुरू कर दें या आप टॉपिक्स पढ़ना शुरू कर दें, वो टाइम नहीं है, ठीक है। सो यू हैव टू स्टडी स्मार्टली, क्विकली स्मार्टली करना है, क्विकली स्मार्टली पढ़ना है। कैसे करना है? यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइज योर सेल्फ। आप अगर सब
आई एम श्योर काफी लोग जॉब कर रहे होंगे, जॉब के साथ, घर के साथ और बच्चों के साथ आप मल्टीटास्किंग एक महीने में नहीं कर सकती हैं इस वक्त। या आप जॉब भी करें, आप फुल फ्लेज घर और बच्चों को भी देखें, और आप इस एक्सटेंडेड टॉक्स की तैयारी भी करें, ठीक है। ऑब्वियसली दिस इज पार्ट ऑफ योर लाइफ। आप ये भी नहीं कर सकती हैं कि आप बाकी जॉब और बच्चों को घर से अपनी लाइफ से निकाल दें और बिल्कुल पढ़ 4-24 घंटे पढ़ें। सो इस चीज पे कुड़ना नहीं है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है दूसरी चीजों में। आप उसपे स्ट्रेस, आपका लेवल बहुत बढ़ता है जब आप ये सोचते हैं कि मेरा मतलब जॉब में टाइम वेस्ट हो गया, मेरी कॉल आ गई, टाइम मेरा वहां वेस्ट हो गया, या घर में कोई इमरजेंसी हो गई, बच्चों को खाना देना था, वट एवर जो भी, ठीक है। सो उसमें मेरा टाइम वेस्ट हो गया। आप उसके स्ट्रेस में और कुड़ने में टाइम ज्यादा आपका वेस्ट होता है, एनर्जी ज्यादा वेस्ट होती है। आपने अपना फोकस पढ़ाई की तरफ रखना है। आपकी डेविएशंस आएंगी, वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो आपने करनी है, लेकिन उस पे स्ट्रेस लेकर परेशान होकर कि मेरा टाइम फलां जगह वेस्ट हो गया, और मजीद जो पढ़ने का टाइम है वो भी आपका वेस्ट हो जाता है, बिकॉज यू बीन सो मच स्ट्रेस्ड। सो यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ। ऑफ कोर्स आपको इस वक्त एक महीना रह गया है, तो आपको यकीनन कोई ना कोई हाउस होल्ड हेल्प चाहिए। आइदर इट कैन बी अब ये आपने देखना है कि आप हेल्प कैसे ले सकते हैं। आपको कोई रिलेटिव, अम्मी, सास, वट, या कोई मेड, जो ऑब्वियसली फुल फ्लेज हाउस होल्ड वर्क के साथ मुश्किल हो जाएगा स्टडीज करना। आपको स्टडीज के लिए कम अज कम आपको 4 से 5 घंटे देने हैं डेली के। ये एक मंथ रह गया ना सिर्फ, तो आपको मैं शेड्यूल पूरा दूंगी कैसे लेके चलेंगे हम, और आगे कैसे हम कोर्स को भी लेके चलेंगे, मैं आपको सारा साथ साथ बताऊंगी, आपको पूरा शेड्यूल बनाकर दूंगी। लेकिन मुझे आपसे कमिटमेंट चाहिए कि आप उस शेड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। वो कोई अनबिलीवेबल किस्म का शेड्यूल नहीं है कि जो अनडुएबल टाइप नहीं है, कि आप इतना कोई बहुत ज्यादा होमवर्क आपको मिल जाए डेली का, या बहुत ज्यादा ऐसा टास्क मिल जाए जो कि आप कर ना सकें, ठीक है। लेकिन जब आप पढ़ रहे हैं, जब आप 2 या 3 घंटे वट एवर टाइम पढ़ रहे हैं, तो उस वक्त आपके माइंड पे कोई और चीज नहीं होनी चाहिए। ये कमिटमेंट मुझे आपसे चाहिए। आपने उसके लिए डेफिनेटली आपको हेल्प चाहिए होगी आपको, ठीक है। घर के लिए, बच्चों के लिए, जॉब के लिए कोई ना कोई आपको हेल्प चाहिए होगी, लेकिन जो टाइम आप पढ़ रही हैं वो टाइम आपका फोकस स्टडी के लिए होना चाहिए। उस वक्त आपके माइंड पे कुछ और ना हो। बहुत अच्छा होगा कि आप कोई स्टडी पार्टनर ले लें। जिस तरह से आपने आई एम श्योर की रिटर्न की तैयारी भी की होगी, टॉक्स की तैयारी भी, अगर आप किसी के साथ मिलके करते हैं तो बहुत बहुत फायदा होता है, आपकी बोलने की प्रैक्टिस होती है। मैं कोर्स में इंशाल्लाह आपको बोलने की प्रैक्टिस करवाऊंगी, लेकिन डेफिनेटली हमारा ऑब्वियसली क्लासेस हर वक्त तो नहीं हो रही ना, 4-4 घंटे की डेली तो नहीं हो रही। सो आपका अगर स्टडी पार्टनर होगा तो आप एक दो लड़कियां, स्पेशली बहुत लंबा ग्रुप मत बनाएं। ये भी मैं आपको बताऊं, बहुत 4-5 लड़कियों का ग्रुप होता है तो उसमें भी प्रॉब्लम्स होते हैं। 2 लड़कियों का ग्रुप हो, आप अपनी फ्रेंड को सुनाएं और फ्रेंड आपको सुनाए। इससे होता क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, बोलने की प्रैक्टिस होती है, क्रिस्प लाइंस बोलें, टाइम मैनेजमेंट भी इसी तरह आती है। सो इम्पोर्टेंट है कि आप बोल के प्रैक्टिस करें। सिर्फ पढ़ना काफी नहीं होता कि अच्छा हाँ बस इसकी मैनेजमेंट में तो मैं बस ये बोल दूंगी। प्रैक्टिस करें, बोलें। अगर आपके पास कोई फ्रेंड नहीं है, इट्स ओके, आप मिरर के आगे बोलें। लेकिन ये याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने बोल के प्रैक्टिस करनी है, ऐसे जैसे आप एक्चुअली परफॉर्म कर रही है एग्जाम में। इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। खाली पढ़ना या रट्टा लगाना कि मैं बस ये यहाँ से याद कर लूंगी और बस ये इसकी मैनेजमेंट तो ऐसे ऐसी होती है, बस ये बता दूंगी, नो। यू हैव टू प्रैक्टिस। बोलना है। 10 मिनट का स्टेशन होता है, बोलना है, ठीक है। बोल के प्रैक्टिस करनी है। ऑब्वियसली आपने एक स्केड्यूल बनाना है अपना, स्केड्यूल मैं आपको दूंगी, यू हैव टू फॉलो दैट स्केड्यूल, यू हैव टू स्ट्रिक्टली एंड रिलीजियसली फॉलो दैट स्केड्यूल। यू कैन नॉट लैग बिहाइंड। टाइम नहीं है आपके पास कि आप ये सोचें कि मैं ये जो रिकॉर्डिंग मिल रही है या ये जो सेशन है ये मैं कल सुन लूंगी, परसों सुन लूंगी। यू हैव टू डिसिप्लिन योर सेल्फ। यू हैव टू टेक टाइम, टाइम निकालना है। जो टॉपिक मिला हुआ है, जो 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 हम कर रहे हैं, जो मॉड्यूल कर रहे हैं, उस मॉड्यूल को कोशिश करके उस उन्हीं दिनों में, एक आधा दिन चलो आगे पीछे हो गया, लेकिन ऐसा लैग बिहाइंड नहीं करना कि हफ्ते बाद अब याद आ रहा है कि अच्छा वो मॉड्यूल तो खत्म हो गया और हम मैं पीछे रह गई, क्योंकि इतना टाइम नहीं है आपके पास जस्ट टू जस्ट हैव ओनली 1 मंथ IMMT कैंडिडेट के लिए। सो आपने, यू हैव टू वर्क हार्ड बट यू हैव टू स्टडी स्मार्टली। ऑलराइट, बुक्स कौन सी हैं जिनसे आप हेल्प ले सकते हैं? आप सबको पता है, आपने EBM पढ़ी है, ड्यूहर्ट्स पढ़ी है, कैंसर के लिए अगर आपने शॉज पढ़ी है तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज आई अंडरस्टैंड कि IIM के लेवल पे आपने भी शॉज नहीं पढ़ी होती, इट्स ओके। जो आपने इस वक्त EBM, ड्यूहर्ट, शॉज, गाइडलाइंस, नाइस गाइडलाइंस नहीं उठानी, टाइम नहीं है। टेक्स्ट पढ़ने का टाइम नहीं है इस वक्त आपके पास। आपने क्या करना है, MRCG 3 की बुक्स होती हैं,
जिनमें शॉर्ट केसेस दिए हुए होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जस्टिन कुंजे है, ऑक्सफोर्ड की बुक है, बहुत अच्छी बुक्स हैं। इनके पीडीएफ वर्जन या ऑनलाइन वर्जन भी अवेलेबल होते हैं, वहां से कर लें। तो ये बुक्स आपको ऐसा नहीं है कि एज इट इज स्टेशन वहां से उठाकर आ जाता है। होता क्या है कि इन बुक्स से आप प्रैक्टिस करते हैं। कोई भी कोर्स आपको 100%, मतलब एक महीने के अंदर 100% जो आपने 4 साल में ट्रेनिंग की है वो एक महीने में कोई भी मेंटोर आपको नहीं करा सकता। ये बात आप याद रखें। कोई भी कोर्स आपको पकड़ के पास नहीं करा सकता जब तक आप खुद एफर्ट नहीं करेंगे, खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सो आपने जो प्रैक्टिस करनी है ना, आपने डेली के जो मॉड्यूल चल रहा होगा हमारा, जो मैं आपको शेड्यूल दूंगी उसके हिसाब से जो मॉड्यूल चल रहा होगा, उस मॉड्यूल के जो आपको इन बुक्स के अंदर शॉर्ट केसेस मिलेंगे, उन शॉर्ट केसेस की आपने साथ के साथ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। आंसर्स एज इट इज बाजू पे बुक्स में नहीं दिए होते, लेकिन सिनेरियो दिया होता है और आपने उस पर फ्रेंड के साथ मिलके एक एक तरफ से बुक पकड़े और करना शुरू कर दें, किसके इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। ठीक है। जो आपकी स्किल्स के, आप सबको पता होगा मरीम इब्राहिम एक बुक है, आप सबने देखी होगी, आईएमएम के कैंडिडेट से बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत फेवरेट बुक है उनकी। स्किल्स उसमें दी हुई है सारी, आप वहां से स्किल्स कर सकते हैं। अगर आपने पहले की है बहुत अच्छी बात है, अच्छी खासी मोटी बुक है। लेकिन अगेन मैं आपको बताऊं, जो जो स्किल्स एंड ड्रिल्स हैं वो सारी की सारी बहुत 2 सेशंस आते हैं सिर्फ, तो उस पे फोकस करना है। आप उससे आई वुड रिकमेंड कि आप उसकी वीडियो देख लें, इट्स बेटर। वीडियोस, स्टैंडर्ड वीडियोस जो होती हैं, जो एनएचएस की वीडियोस हैं, ठीक है, जो आरसीओजी की वीडियोस हैं, वो मैं आपसे शेयर भी करूंगी, मैं आपको करवाऊंगी भी। अब वो ऑल्सो नमोनिक्स के साथ है। जो मरीम इब्राहिम में प्रॉब्लम ये है कि सारी चीजें ऑल्सो नमोनिक्स के साथ नहीं है। सो कुछ चीजें बहुत लंबी भी हैं। ठीक है, इट्स अ गुड बुक इन द सेंस कि अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 1 मंथ है, आप सिर्फ वो बुक काफी नहीं है। वो बुक आपको सिर्फ 2 या 3 सेशन करवाएगी। वो बुक आपको 14 के 14 सेशन नहीं करवाएगी। सो इसलिए साथ ही साथ जो हम मॉड्यूल वाइज चल रहे हैं, आप ऐसे कर सकते हैं कि आप वो बुक खोलें, उस मॉड्यूल से रिलेटेड कोई उसमें सिनेरियो दिया हुआ है तो आप टॉपिक कर लें वहां से। अदरवाइज जो आपके जो केसेस आते हैं ना, वो सिनेरियो बेस्ड आते हैं, तो वो इस तरह से सीधा सीधा वो स्किल्स एंड ड्रिल्स वाले बहुत कम स्टेशन आते हैं। ठीक है। बाकी ऑफ कोर्स मेड एग्जाम के साथ जब इंशाल्लाह आप मेरा कोर्स ज्वाइन करेंगे तो उसके अंदर आपको मैं प्रॉपर शेड्यूल के साथ मॉड्यूल वाइज सारे शॉर्ट केसेस कराऊंगी। स्किल्स एंड ड्रिल्स की हम वीडियोस करेंगे, वीडियोस के साथ एग्जामिनेशन की मैनिकन्स पे वीडियो के साथ आपको बताऊंगी मैं। ठीक है। और शॉर्ट केसेस जो मैं आपको करवाऊंगी और जो मैं आपके लेक्चर सेशंस लूंगी, उनकी रिकॉर्डिंग्स आपके पास मौजूद होंगी, तो आप यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड लिसन टू दैट रिकॉर्डिंग, और उसके साथ ही साथ आप उस पे नोट्स बना सकते हैं। ठीक है। सो वो नोट्स भी आप एंड पे सिनेरियोस करके चले जाएं। ओके। सो हाउ टू गेन मैक्सिमम मार्क्स बिफोर एग्जाम एंड ड्यूरिंग एग्जाम, ये मैं थोड़ी सी टच कर चुकी हूँ, इसको पे बात कर चुकी हूँ। बिफोर एग्जाम यू हैव टू ऑर्गेनाइज योरसेल्फ, जैसे मैंने आपको बताया। आपने तैयारी प्रैक्टिस के साथ करनी है, आपने बोल के प्रैक्टिस करनी है। ये मैं बार बार बात रिपीट कर रही हूँ। ये काफी नहीं है कि आप सिनेरियो एक किताब से पढ़ें, या मेड एग्जाम जो आपको सिनेरियोस हम आपको देंगे वो आप सिनेरियो करें, पढ़ें और आप कहें अच्छा दिल में सोच लें कि बस मैं इसको ऐसे 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 मैनेजमेंट कर लूंगी, ये तो बस ये मैनेजमेंट होती है। नो, आप 10 मिनट का टाइमर लगाएं, परफॉर्म करें उसको। अपने फ्रेंड के आगे परफॉर्म करें, नहीं तो मिरर के आगे परफॉर्म करें। 10 मिनट में मैं क्या बोलूंगी इसके जवाब में, ठीक है, इस तरह से परफॉर्म करना है। तो बिफोर एग्जाम आपकी ऐसी तैयारी होनी चाहिए। ड्यूरिंग एग्जाम जैसे मैंने आपको भी बताया, आपका हिस्ट्री टेकिंग का सेशन है, आपने ये स्मार्टली एक करना है कि रोल प्ले का सेशन है, आपकी क्या लाइंस होनी चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको स्टेशन वाइज ही बताऊंगी ओपन अप कैसे करना, ओपनिंग स्टेटमेंट कैसे देनी होती है रोल प्ले के साथ, एजेंडा कैसे पुट करना होता है, बात कैसे करनी होती है, क्लोजिंग स्टेटमेंट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट्स के फालतू के आपको 2-4 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है। सो दीज आर इम्पोर्टेंट। आपने कंक्लूड कैसे किया है, और आपने काउंसलिंग सेशन या पेशेंट रोल प्ले है उससे बात करने में स्टार्ट कैसे लिया। बीच का जो आपका क्लिनिकल नॉलेज का पार्ट है वो जस्ट एक डोमेन है, जो जो कि 20 to 40% होगा बस। बाकी जो परसेंटेज आपकी मिल रही है आपको, वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग की मिल रही है, और आपकी जनरली पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन विद योर कोलीग्स, इनके मार्क्स मिल रहे हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ड्यूरिंग एग्जाम यू हैव टू कीप योर नर्व। एक स्टेशन अगर खराब हो जाता है तो डजेंट मैटर, अगले स्टेशन पे वो उसकी स्ट्रेस लेकर नहीं जाना, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि ड्यूरिंग एग्जाम आपने कंपोज रह के बोलना कैसे, बात करनी कैसे, बेसिकली सारा कोर्स इस पे डिपेंडेंट है मेरा। ठीक है। आपको नॉलेज आती है, आप सबने रिटर्न पास किया है, हो सकता है मेरे से ज्यादा अपडेटेड हो आपकी नॉलेज, लेकिन
एग्जाम में परफॉर्म कैसे करना है, वो पेट लाइंस क्या है कि आप अपनी नॉलेज को एक दरिया को कूजे में बंद करना, बोलना कैसे है, क्या लाइनें होनी चाहिए आपकी स्पेसिफिक क्रिस्प लाइंस कि आप मिनिमम लाइन में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन एग्जामिनर को दें। इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज विच यू हैव इन योर माइंड, जम्बल्ड अप नॉलेज है, उसको ऑर्गेनाइज करके क्रिस्प करके एग्जामिनर के सामने कैसे प्रेजेंट करना है, इस चीज की प्रैक्टिस हम करेंगे। ठीक है, और इसमें कैसे आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं इसकी हम बात करेंगे। ओके जी। कोर्स में क्या होगा एफसीपीएस 2 का? एफसीपीएस 2 का एंड ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑफ कोर्स उसमें एक हिस्ट्री एग्जामिनेशन परफॉर्म नहीं करनी होती। जब स्ट्रक्चर्ड वाइवा होता है एग्जामिनर के साथ, तो उसमें आप एग्जामिनर के साथ ही मैनेजमेंट डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन आपको मैनेजमेंट तक पहुंचने के लिए कुछ थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन गैदरिंग चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पेशेंट की मोड ऑफ डिलीवरी डिस्कस करना चाह रही हूँ कि ईआरसीएस वर्सेस वीपैक का स्टेशन आता है कि आप एग्जामिनर से डिस्कस डिस्कस करें मोड ऑफ डिलीवरी, तो मुझे चाहिए कि पिछला वाला सिजेरियन क्यों हुआ था, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थोड़ी सी कि पिछले मेरे को लेबर डिस्ट्रोशिया की हिस्ट्री तो नहीं थी, पेरिफेरी में हुआ था या किसी सर्जन ने किया था, ठीक है, कोई वुंड डेहिसेंस वाला तो नहीं हुई थी, तो मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं उस इन्फॉर्मेशन को 6 मिनट दूं और मैनेजमेंट जो काउंसलिंग वाला पार्ट है उसके लिए मैं आखिर में 1 या 2 मिनट बच जाए मेरे पास। तो टाइम मैनेजमेंट, जो स्मार्ट कैंडिडेट होता है वो वहां बैठकर सोचता है कि एक्चुअली स्टेशन किस चीज का है और मैंने किस डोमेन को कितना टाइम देना है। और ये तभी होगा जब आपको हिस्ट्री के टेम्पलेट्स रट्टे हुए होंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वहां बैठकर किताब का सफा रिकॉल ना कर रहे हो कि अच्छा अनीमिया की हिस्ट्री में शायद ये 6 पॉइंट्स थे। जब आप सोच रहे होते हैं तो फिर आप उसी में गुम हो जाते हैं और आपकी 6-7 मिनट आपकी हिस्ट्री में वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है। सो अगर आपको बहुत 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 प्रैक्टिस की होगी ना कि आपके मुंह से बस फिल्बदी निकल रहा है हिस्ट्री वाले पॉइंट्स, तो फिर आपका फोकस उस वक्त वहां बैठकर क्या होगा कि अब मैंने इसमें किस डोमेन को कितने टाइम देना है और मेरी मैनेजमेंट आगे कितने कितने टाइम के लिए। सो अगर आप रिकॉल ही करते रह जाएंगे तो फिर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकेंगे। अगर आपको बहुत अच्छे हिस्ट्री के टेम्पलेट्स इतने अच्छे और इतनी अच्छी प्रैक्टिस के साथ याद है कि आपको उसको रिकॉल नहीं करना पड़ा, बहुत ज्यादा उसमें सफे पे क्या लिखा हुआ था इस तरह से नहीं देख सोचना पड़ा, फिर आपका फोकस होता है उस पेशेंट के ऊपर, इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच के ऊपर कि अब इस मरीज में मैंने कौन कौन से पॉइंट्स पूछने हैं, कौन कौन से पॉइंट्स इस मरीज के लिए रेलिवेंट नहीं है मेरे जो टेम्पलेट में थे, किस कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। फिर आपका दिमाग आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रहा होता है कि कौन सी चीजें मैंने स्किप करनी है। फिर आप रट्टा नहीं सोच रहे होते कि किताब में ये 6 पॉइंट्स लिखे हैं तो 6 के 6 मैंने पूछने जरूर है इस मरीज से। हो सकता है वो प्राइमरी ग्रेविड और प्रीवियस हिस्ट्री का तो इम्पोर्टेंट ही ना हो, इंपॉर्टेंस ही ना हो, लेकिन चूंकि आपने रट्टा लगाया हुआ था वो सारे पॉइंट्स आप उसी तरह से पूछते जा रहे हैं, तो बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है कि आप एक बुकिशली रट्टा सुना रहे हैं और इस मरीज के हिसाब से बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है। इस चीज की मजीद मेरी बात क्लियर होगी जब हम आगे शॉर्ट केसेस करेंगे। ओके। हमारा जो कोर्स का शेड्यूल है उसमें आपके पास 1 मंथ है। सो ऑलमोस्ट 15-15 डेज मैंने डिवाइड किया। जो पहले हम जो है गायनी की केसेस करेंगे फर्स्ट 15 डेज, फरवरी के एंड तक इंशाल्लाह हम गायनी को कवर करेंगे और आखिर में मार्च के हमारे पास तकरीबन 10-11 दिन ही बचते हैं। 11 तारीख को तो आपका एग्जाम है, ठीक है। सो मार्च का जो स्टार्ट का वीक है समझ लें उसमें हम ऑप्स के केसेस करेंगे और मैं इन द एंड आपका मॉक एग्जाम भी लूंगी। मॉक एग्जाम में बिल्कुल रियल टाइम आपके जैसे एग्जामिनर आते हैं उसी तरह से आपको रूम्स में डिवाइड किया जाएगा। इसी तरह जैसे आप एक एक बेल बजती है और आप नेक्स्ट नेक्स्ट रूम में जाते हैं, जैसे रियल सीपीएसपी का एग्जाम होता है वही चीज उसी तरह एक्सटर्नल एग्जामिनर्स के साथ हम प्रोफेसर लेवल के एसोसिएट प्रोफेसर लेवल के एग्जामिनर्स को बुलवाते हैं, इनवाइट करते हैं और वो आपका आके प्रॉपर मॉक लेते हैं उसी तरह से टाइमर के साथ जैसे आप सीपीएससी में परफॉर्म करते हैं। उस वक्त आपको कोई फीडबैक नहीं दी जा रही होती है, आप परफॉर्म करते हैं और इन द एंड फिर हम आपको रिजल्ट भी शेयर करते हैं और सारे स्टेशन की फीडबैक भी देते हैं। सो मॉक एग्जाम हमारा बहुत एक वन ऑफ द फेवरेट कहना चाहिए ऑफ द स्टूडेंट्स, ये हमारा फीचर है। सो डू अटेंड द मॉक एग्जाम एज वेल। और उसके अंदर हम एक्सटर्नल एग्जामिनर्स के साथ रूम्स में डिवाइड करके आपको सर्किट रन करते हैं, प्रॉपर सर्किट। ठीक है। सो इंशाल्लाह आपका 9th को मैंने मॉक रखा है, 9th मार्च को हम सैटरडे वाले दिन बिफोर योर एग्जाम मॉक एग्जाम भी कंडक्ट। ओके। जब आप हमारा कोर्स इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे तो उसमें हम एलएमएस हमारा है लर्निंग मॉड्यूल सिस्टम, जो ऑनलाइन आपका एक लॉगिन हम अपनी वेबसाइट पे बना देते हैं। ठीक है। वो हमारी टीम आपको बहुत डिटेल से गाइड करेगी, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आप अपना लॉगिन बना देते हैं तो
इस किस्म का पेज आपके सामने आता है, और जो जो हम सेशंस लेते जाते हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स आपके साथ शेयर होती जाती हैं, टॉपिक वाइज, मॉड्यूल वाइज। ठीक है। और जो जो रिकॉर्डिंग आप सुनते जाते हैं वो राइट साइड पे टिक होती जाती है। इसी तरह आपको आपके जो है वो जो मॉक एग्जाम है वो भी शेयर होगा, फ्लैश कार्ड्स आपसे शेयर होंगे, गाइडलाइंस की समरीज आपसे शेयर होंगी, ताकि जो एल्गोरिदम्स या फ्लैश कार्ड्स हमने बनाए हुए हैं आपके लिए, ताकि आपको टेक्स्ट बुक ना पढ़ना पड़े। इस वक्त टाइम नहीं है कि आप टेक्स्ट पढ़ें। तो वो सब आपके जो आपका ऑनलाइन पोर्टल बना होगा हमारे साथ, वेबसाइट जो हमारी है उसके ऊपर हम अपलोड करते जाते हैं चीजें, ताकि आपके साथ के साथ, आपके पास मोबाइल है, गैजेट है, वोटेवर, टैबलेट है या लैपटॉप है, आप उस पे खोलें और साथ के साथ उस मॉड्यूल को आप, उसका टेक्स्ट जो है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। गाइडलाइन की समरी जैसे वहां पे दी हुई है, 3-4 स्लाइड्स में आपको एक पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन की समरी बनाई हुई है, वो आपसे हम शेयर कर देंगे। या फिर एल्गोरिदम्स कोई गाइडलाइंस के हैं वो आपसे फ्लैश कार्ड्स की फॉर्म में शेयर कर देंगे, ताकि क्विक आपकी रिवीजन हो जाए। और फिर आप जो लेक्चर्स होंगे, जो हम सेशंस लेंगे, सॉरी, वो फिर हम नेक्स्ट डे अपलोड किया करेंगे, ताकि आपको किसी का कोई लेक्चर सेशन मिस हो गया तो वो उस सेशन को सुन ले। तो इस तरह का एक ना आपका इंटरफेस सामने आपके आएगा एलएमएस के ऊपर, जिसमें सब कुछ आपको ऑनलाइन शेयर्ड होगा आपके साथ। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं कोर्स रिलेटेड, एग्जाम रिलेटेड, आई एम हियर टू आंसर योर क्वेश्चंस। कोई क्यूरी है, कोई परेशानी कि एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, यू कैन डिस्कस। जो डिटेल्ड शेड्यूल है, जो हमारे पेड कैंडिडेट्स होंगे उनके साथ हम डिटेल्ड शेड्यूल में शेयर करूंगी मॉड्यूल्स का कैसे करना है। लेकिन हम स्किल्स भी कवर करेंगे और हम शॉर्ट केसेस भी कवर करेंगे। सारे जो आपके टॉपिक्स है ना मॉड्यूल के, इंशाल्लाह वो सब के सब हम एक महीने में कवर करेंगे। एग्जाम की डेट मारिया आपने पूछी है, एग्जाम की डेट मैंने स्टार्ट में बताई, 11th है आपकी, 11th एंड 12th मार्च है, लेकिन ये टेंटेटिव है। ऑफ कोर्स जब आपका आईएमएम का रिजल्ट आता है, अभी तो आज आईएमएम का पेपर हुआ है ना, आज कल में पेपर्स हुए हैं, टेस्ट रिटर्न हुआ है। जब उनका रिजल्ट आता है तो उसके साथ फिर टॉक्स की एग्जैक्टली डेट दी जाती है, लेकिन सीपीएसपी ने जो एक टेंटेटिव शेड्यूल दिया हुआ है वो 11th और 12th मार्च है आईएमएम के लिए। और जो एफसीपीएस कैंडिडेट्स हैं उनका 6th to 9th मई है, जो अभी तक हमें इंफॉर्मेशन है। एनी अदर क्वेश्चन? आप अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं और आप मुझसे डायरेक्टली भी क्वेश्चन कर सकती हैं। आई होप थिंग्स आर क्लियर नाउ। आपको एग्जाम की प्रिपरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कीप योर नर्व्स। आईएमएम इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ डिफिकल्टी लेवल चेंज्ड है, लेकिन अदरवाइज कोर्स वही है जो एफसीपीएस का है। और डू नॉट थिंक कि आईएमएम में सिर्फ स्किल्स के सेशंस आते हैं और बहुत सिंपल होता है सब कुछ, नहीं, मिनी वाइवाज होते हैं, शॉर्ट केसेस होते हैं, ठीक है, सिनेरियो बेस्ड केसेस होते हैं। सो आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप ये कहें कि मैं सिर्फ स्किल के सेशन मरियम इब्राहिम से करके चली जाऊँ, दैट विल बी इट। वो नहीं आएंगे, वो बहुत कम आएंगे, वो एक या दो आएंगे सिर्फ। Let's, I think if you don't have any question, so let's wind up our session. Um, I'll, I'm hoping to see you in the course. कोर्स के अंदर मैं आपसे इंशाल्लाह जो हमारे पेड कैंडिडेट्स होंगे उनका प्रॉपर हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। और शेड्यूल की क्लासेस होंगी वो हमारी हफ्ते में 2 क्लासेस, दो बल्कि 2 से ज्यादा हैं, क्योंकि टाइम थोड़ा है। मैंने जो शेड्यूल बनाया, आई गेस 3 या 4 क्लासेस हैं अभी इन अ वीक। 2 दिन ट्यूसडे वेनेसडे को मोस्टली कॉमनली क्लास है, और फिर सैटरडे और संडे को क्लास है। ठीक है। सो वो लाइव सेशंस भी हैं, कुछ रिकॉर्डेड सेशंस हैं, लेकिन डेली का आपको जो मॉड्यूल चल रहा होगा उसका एक टास्क आपको, या एक सिनेरियो टू सॉल्व, वो भी आपको साथ ही साथ हम देंगे, ताकि आप इन प्रैक्टिस रहें। और वो एट योर कन्वीनियंस, वो आपने वो सिनेरियो आप सॉल्व करके आप उस पर वॉइस मैसेज करेंगे, और वो आप जो मेंटोर होगा वो उसका आंसर करेगा, आपकी करेक्शंस करेगा। तो वो डेली के डेली भी अब आपकी थोड़ी थोड़ी टास्क साथ साथ देते रहेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस जारी रहे। ठीक है। सो thank you so much. Details of the course will be shared, Maria, with those who will inshallah join the course. ठीक है। मैंने आपको कुछ आइडिया दे दिया है कि मैंने हफ्ते में 4 क्लासेस हैं हमारी, और पहले हम गायनी करेंगे, और फिर नेक्स्ट जो वीक होगा उसमें हम ऑप्स करेंगे। और जरा क्विकली करेंगे, क्विकली इन द सेंस कि टाइम हमारे पास सिर्फ 1 मंथ का है।
सो थ्योरी या टेक्स्ट मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी। थ्योरी टेक्स्ट आपने ऑब्वियसली पढ़ी भी है। उसके उसकी हेल्प के लिए मैं ये कर सकती हूँ कि मैं आपको गाइडलाइंस की समरीज और जो फ्लैश कार्ड्स हैं एल्गोरिदम्स के, ताकि आपका टेक्स्ट रिवाइज हो जाए, वो हम आपसे शेयर कर दें। ठीक है। सो कुछ इंपॉर्टेंट जो लेक्चर्स होते हैं थ्योरी के, जैसे सीटीजी हो गया, जैसे पॉपक्यू हो गया, वो भी हम आपसे, जो थ्योरी वालों के लिए हमने लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, इफ यू वांट यू कैन लिसन, बट आई विल नॉट रिकमेंड कि आप, जब आपके पास एक मंथ रह गया तो इस वक्त आप अपना टाइम थ्योरी को सॉल्व करने में वेस्ट करें। आप अपने शॉर्ट केसेस को भी प्रैक्टिस करें, सिनेरियो बेस्ड टॉपिक्स की प्रैक्टिस करें, और उन सिनेरियो बेस्ड टॉपिक्स के अंदर कोई थ्योरी की बात आपको नहीं आती, भूल जाती है, उसके लिए आप उतने से पोर्शन के लिए टेक्स्ट खोलें। अदरवाइज पूरा पूरा टेक्स्ट इस वक्त मत पढ़ें। ठीक है। ओके। रुबाब हैज आस्क्ड द क्वेश्चन, काइंडली टेल हाउ टू ज्वाइन दिस कोर्स। इस वक्त हमारे साथ रुबाब चैट में शेयर हुआ है व्हाट्सएप का लिंक। मेड एग्जाम जो हमारे के मेंबर हैं हमारे साथ, उन्होंने शेयर किया है। उसामा